फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज हम 13 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपकी लास्ट यूनिट है, यूनिट 4। इसमें दो ही चैप्टर अपने रहते हैं, एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट रहता है और एक अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहता है। तो आज से हम कंसाइनमेंट अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट, या जिसे यहाँ पे लिखा होता है प्रेषण खाता या चालान खाता। देखो, कोई भी व्यापारी जब होता है तो उसको अपना सामान बेचना होता है, ठीक है। अब जब आपका कोई भी काम या बिजनेस स्टार्ट होता है, ठीक है, तो आप एक जगह तक सीमित रहते हो। तो वहां आप अपनी कोई भी दुकान खोल रहे हो, शोरूम खोल रहे हो और अपना सामान वहां पे, अपने प्रोडक्ट वहां पे बेच रहे हो। जैसे जैसे आपका काम बढ़ता है, आप अपना और दूसरी जगह पे भी अपना चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट बिके, आपका सामान बिके, ठीक है। तो एक तरीका तो ये होता है कि आप वही वहां पे भी अपनी एक ब्रांच खोल लो, वहां पे अपनी एक दुकान खोल लो, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप ऐसा करते हो तो इसमें आपकी बहुत ज़्यादा लागत आती है, क्योंकि आपको सारी की सारी तो फिक्स्ड कॉस्ट करनी पड़ेंगी। आपको बहुत सारा इसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा वहां तक, अगर आपको अपनी दुकान खोलनी है तो, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने एजेंट के थ्रू वहां पे सामान बिकवाओ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपकी ओरिजिनल दुकान भिवानी में है, लेकिन आप दूर कहीं पे, जैसे मान लीजिए पंचकुला में या चंडीगढ़ में या उत्तर प्रदेश में कहीं या पंजाब में कहीं, इस तरीके से अपना सामान बेचना चाहते हो, तो आप दूसरा एक तरीका ये कर सकते हो कि वहां पे आप किसी पर्सन को अपने एजेंट के तौर पे नियुक्त कर सकते हो, जिसे आप जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, ठीक है, वो उसको वहां पे भेजोगे। वो आपकी तरफ से प्रोडक्ट आपके नाम से वहां बेचेगा। जो भी सेल करके उसको पैसा मिलेगा वो आपको वापस लौटा देगा, और उसे इस काम के लिए, आप इस काम के बदले आप उसे कुछ कमीशन दोगे। जितनी भी वो आपके लिए सेल करके देगा, उस सेल के ऊपर आप उसको कुछ कमीशन दोगे, ठीक है। जो सामान आपका बिना बिका रह जाएगा, जिसे हम क्लोजिंग स्टॉक भी बोल सकते हैं या कंसाइनमेंट स्टॉक बोलते हैं, ये वो व्यक्ति, जो भी आपका एजेंट आपने नियुक्त किया है, वो आपको वापस लौटा देगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कंसाइनमेंट, जहां आपकी तरफ से कोई व्यक्ति आपके एजेंट के तौर पे आपका सामान बेचता है, ठीक है, और उसको इसके बदले में कुछ कमीशन दिया जाता है। अब आप इस रिश्ते में होते हो प्रिंसिपल, ठीक है। जो प्रिंसिपल व्यक्ति होता है, जैसे प्रधान जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरा व्यक्ति होता है वो होता है एजेंट। लेकिन इनका जो नाम है, जो एक्चुअल वो टर्म जो यूज होती है इनके लिए, आपके लिए जो यूज होते हैं, जो सामान भेज रहा है आगे बेचने के लिए, उसको हम बोलते हैं कंसाइनर। और जो आपके लिए आपका सामान दूसरी जगह पे बेचेगा, उसे हम बोलते हैं कंसाइनी, ठीक है। और इस पूरी की पूरी उसको हम कहते हैं, अरेंजमेंट को, कंसाइनमेंट। ओके। सो मैं जो वर्ड यूज करूंगी वो कंसाइनर, कंसाइनी और कंसाइनमेंट यूज करूंगी। कंसाइनर को हिंदी में प्रेषक बोलते हैं, कंसाइनी को प्रेषणी बोलते हैं, और कंसाइनमेंट को प्रेषण, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे आपको लिख रखा है, जो व्यक्ति माल भेजता है उसे प्रेषक या कंसाइनर कहते हैं। जो माल को प्राप्त करता है उसे प्रेषणी या कंसाइनी कहते हैं। कंसाइनी कंसाइनर के लिए उसका माल आगे बेचता है। और इसको, इस पूरी अरेंजमेंट को हम कंसाइनमेंट या प्रेषण कहते हैं, ठीक है। अब जो आपका कंसाइनर होता है, जो माल भेजता है बेचने के लिए, ठीक है, जिसका माल होता है जो बेचने के लिए, मैं इसको एक बार और अच्छे से डिस्क्राइब कर देती हूँ, दोनों चीजों को, दोनों टर्म्स को, ताकि बार बार मुझे आपको ना बताना पड़े कि कंसाइनर कौन होता है, कंसाइनी। कंसाइनर वो व्यक्ति होता है जिसे अपना माल बेचना होता है, और वो अपना माल बेचने के लिए बाहर भेजता है अपने एजेंट के पास, ताकि वो उस माल को वहां पे उस जगह पे बेच सके, ठीक है। उसे हम बोलते हैं कंसाइनर। जिस एजेंट के पास माल भेजा जाता है बेचने के लिए, उसे हम बोलते हैं कंसाइनी, जिसे कमीशन मिलता है, ठीक है। तो कंसाइनर जो होता है उसके लिए ये आउटवर्ड कंसाइनमेंट होता है, क्योंकि उसके पास से माल जा रहा है, आउटवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए उसको आउटवर्ड कंसाइनमेंट होता है। लेकिन जो आपका कंसाइनी होता है, उसके नजरिए में ये एक इनवर्ड कंसाइनमेंट होता है, क्योंकि उसके पास माल आ रहा है बेचने के लिए। ओके। इन दोनों के बीच का रिश्ता विक्रेता और क्रेता का नहीं होता है, क्योंकि कंसाइनर कोई विक्रेता नहीं है, वो सिर्फ अपना सामान भेज रहा है ताकि वो व्यक्ति कंसाइनी जो है वो आगे उसे बेचे। तो विक्रेता क्रेता का नहीं, बल्कि प्रिंसिपल एजेंट का काम, रिश्ता होता है। क्योंकि कंसाइनी जो होता है
कंसाइनर के एजेंट के तौर पे काम करता है। ओके। और जब तक माल आपका बिक नहीं जाता, तब तक माल का जो भी स्वामित्व होता है, ओनरशिप जो होती है, वो आपके कंसाइनर के पास होती है। कंसाइनी सिर्फ़ उसे बेचता है और जो भी बेचने के बाद जो भी उसे प्राप्त होता है, ठीक है? वो सारी की सारी वो कंसाइनर को सेंड कर देता है, बस उसे कमीशन मिल जाता है। ये उसका क्या कहते हैं उसको रेम्यूनरेशन होता है, ठीक है? वो सिर्फ़ कंसाइनी जो होता है, माल का एक कस्टोडियन होता है, संरक्षक होता है कि इसको सुरक्षित रखना है माल को और इसको आगे बेचना है, बस। ओके। और उसे सिर्फ एक निश्चित दर से कमीशन दिया जाएगा और उसके पास जो भी अगर मान लीजिए उसका कुछ खर्चा हुआ है इस सामान को बेचने में, बस वो उसे चुका दिया जाएगा। ना इसकी नीड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जब आप अपना बिजनेस बढ़ाते हो तो उसका जो है आपको का क्षेत्र जो है विस्तृत करना होता है, ठीक है? आपको और इतनी विस्तृत जब आप करते हो तो दूर दूर तक आप खुद सामान नहीं बेच सकते। और हो सकता है आपके पास इतना पैसा ना हो कि आप हर जगह पे अपनी दुकान स्टार्ट करो, ठीक है? तो इस केस में अच्छा रहता है कि अगर आप अपने एजेंट के थ्रू सामान वहाँ पे बेचो। ओके, इसके मुख्य उद्देश्य होते हैं कि आप देश-विदेश में नए बाज़ार स्थापित कर सकते हो। अलग-अलग स्थानों पर जो है माल के मूल्य में जो अंतर का लाभ होता है वो उठा सकते हो। भई आपका सामान यहाँ पे एक मूल्य पे बिकता है, किसी दूसरी जगह पे उसी माल की जो है कीमत ज़्यादा है, ज़्यादा पे बिकता है, तो आप वहाँ पे बेच के और ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। अच्छा, मान लीजिए कि कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे जो कोई एजेंट है, कोई पर्टिकुलर एजेंट है, वो बहुत ज़्यादा कुशल है अपने काम में, ठीक है? बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और बहुत ज़्यादा फेमस भी है वहाँ पे, तो उससे लोग ज़्यादा सामान खरीदते हैं, तो उस एजेंट के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करके वहाँ पे अपना सामान बेच सकते हो उसके थ्रू। और विज्ञापन वगैरह के लिए जो है एजेंटी बहुत सारी सर्विसेज़, क्योंकि एजेंट का काम ही ये है, तो उसको मालूम है कि कैसे विज्ञापन करना है, कैसे माल का संग्रह वगैरह करना है, तो वो आपके इस काम में मदद करके आप जो है आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। अब कंसाइनमेंट में और सेल में क्या डिफ़रेंस होता है? सबसे पहले तो ओनरशिप का डिफ़रेंस होता है। कंसाइनमेंट में क्या होता है, कंसाइनर कंसाइनी को माल आगे भेजने के लिए देता है, बेचता नहीं, सिर्फ़ देता है। भई मैं तुम्हें ये सामान दे रहा हूँ, ठीक है? ये तुम्हें कस्टमर्स को बेचना है। तुम जितनी सेल करोगे उसके बदले में तुम्हें कमीशन मिलेगा। तो इसमें कोई सेल हमने कंसाइनी को कुछ सेल नहीं किया, ठीक है? सेल वो करेगा आगे। तो इसीलिए जो भी माल मैं कंसाइनी को दे रही हूँ एज़ अ कंसाइनर आगे बेचने के लिए, उसका जो स्वामित्व है, उसकी जो ओनरशिप है वो मेरे पास रहेगी, कंसाइनर के पास। ओके। लेकिन सेल्स में क्या होता है, हम कस्टमर्स को अपना सामान बेचते हैं। जब आप सामान बेचोगे किसी को तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो ओनरशिप है, स्वामित्व है, वो कस्टमर के पास चला जाएगा, हमारे पास नहीं रहेगा। रिलेशनशिप जो होती है कंसाइनर और कंसाइनी के बीच का, वो प्रिंसिपल और एजेंट की होती है और सेल्स में सेलर और परचेजर की होती है, ठीक है? रिस्क क्या-क्या होते हैं? क्योंकि माल का स्वामित्व जो होता है वो कंसाइनर के पास होता है, तो अगर मान लीजिए माल में उसको कोई जोखिम है, कोई रिस्क है किसी तरीके का डिस्ट्रॉय होने का, खराब होने का, तो वो सारा का सारा भी कंसाइनर को ही भुगतना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि उसी का माल है। लेकिन सेल्स में क्या होता है, क्योंकि माल का स्वामित्व जो होता है वो परचेज़र के पास भी, कस्टमर के पास, जिसने खरीदा है उसके पास चला जाता है। तो एक बार खरीद लेने के बाद, ठीक है? स्वामित्व आ जाने के बाद कोई भी अगर माल है उसमें अगर किसी भी तरीके का कोई जोखिम होता है, वो क्रेता का होएगा, परचेज़र का होगा। कमीशन, आप ऑब्वियस सी बात है कंसाइनी को कमीशन दोगे, वो आपके लिए काम करके देगा, तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज पे आप उसे कमीशन देते हो। क्रेता को थोड़ी कोई कमीशन मिलेगा, क्रेता आपके लिए कुछ काम नहीं करता है, वो तो आपसे सामान खरीदता है। खर्चे जो होंगे, अगर कंसाइनर जो है जो भी खर्चा करेगा इसके रिलेटेड, वो सारे खर्चे मान लीजिए जो कंसाइनी है, ठीक है? कंसाइनी अगर कुछ खर्चा करता है आपका सामान बेचने के लिए, तो वो आपका सामान बेचने के लिए खर्चा कर रहा है, ठीक है? तो कोई भी अगर खर्चा होगा, वो कंसाइनर को भुगतना पड़ेगा, ठीक है? सेल हो जाने के बाद ऑब्वियस सी बात है, अब जिसने खरीदा है माल, वो कुछ भी करता रहे, कुछ भी खर्च-वर्च करता रहे, उसके लिए आप ज़िम्मेदार थोड़ी हो। नाउ परफॉर्मा इनवॉइस या इनवॉइस, ये 2 तरीके हैं। तो जब भी आप माल भेजते हो, कंसाइनमेंट में माल आप भेजते हो कंसाइनी के पास आगे बेचने के लिए, तो उसके साथ में एक परफॉर्मा इनवॉइस भेजा जाता है, ठीक है? जो देखने में जो नॉर्मल इनवॉइस होती है आपकी, उसके तरीके जैसा ही होता है, लेकिन इसमें जो प्राइस लिखा होता है उन गुड्स का, कंसाइनी उसे उस राशि के भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता। देखो, मैं कंसाइनर हूँ, मैंने कंसाइनी को गुड्स भेजे, ठीक है?
मैंने उसके साथ एक परफॉर्मा इनवॉइस लगा के भेजी, जिसमें मैंने लिखा कि ये गुड्स है और इनकी कीमत है इतनी, ठीक है, 500, जो भी जितनी भी कीमत है। अब इस इनवॉइस से ये पता चलता है कंसाइनिंग को कि मुझे जब ये माल आगे बेचना है, कितनी कीमत पर बेचना पड़ेगा, क्योंकि जितना खर्चा मेरा हो रहा है कंसाइनर का, उससे तो ज्यादा पे बेचना पड़ेगा। ठीक है, अगर उससे कम पे बेचेगा तो मेरा नुकसान है। मैं उसको इसलिए थोड़ी एजेंट बना रखा है कि वो कम पे बेचे। तो इससे सिर्फ इतना पता चलता है। तो इसमें अगर मान लीजिए 500 लिखा हुआ है, तो ये राशि कंसाइनी मुझे भुगतान करने के लिए, क्योंकि इनवॉइस है, बिल की तरह होता है, वो उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, वो बेचेगा, बिकेगा तो ठीक है, नहीं बिकेगा तो वापस दे देगा सामान को। बस इतना ही है। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको सामान आगे बेचने के लिए भेजा है, उसके साथ एक इनवॉइस भी भेज दी, तो अब उसको ये पैसा मुझे देना पड़ेगा। वो मुझसे खरीद थोड़ी रहा है। वो आगे बेचेगा, अगर बिकेगा तो पैसा मुझे दे देगा, नहीं बिकेगा तो सामान वापस लौटा देगा। लेकिन सेल्स में क्या होता है, जब भी आप कहीं से सामान खरीदते हो, तो वो आपको बिल बना के देता है। तो अगर आप सामान खरीद रहे हो तो बिल का पैसा आपको चुकाना पड़ेगा, क्योंकि आप परचेजर हो। ठीक है। डेटर, जो भी आपका प्रेषित माल है, प्रेषित माल मतलब जो माल आपने आगे बेचने के लिए कंसाइनी को भेजा है, उसकी या तो पूरी बिक्री हो जाएगी या उसकी आंशिक बिक्री होगी। ठीक है। लेकिन किसी भी तरीके की बिक्री होने से पहले जो आपका कंसाइनी है, वो कंसाइनर का देनदार नहीं बनता। देनदार कौन होता है? देनदार या डेटर, डेटर वो पर्सन होता है जिसे आपको या आपको पैसा देना है। तो यहां से पैसा आना है आपके पास। ठीक है। आपने कंसाइनी को सामान भेजा कि वो आगे बेचे। क्लियर? इतना तो अभी तक कंसाइनी को आपको कोई पैसा नहीं देना। मान लीजिए आप कंसाइनर हो, आप मैं कंसाइनी हूँ, आपने मेरे पास माल भेजा है कि मैं उसे आगे बाजार में बेचूं। तो जब तक वो माल बिकता नहीं है, तब तक मेरी आपके प्रति कोई देनदारी नहीं है। ठीक है। मान लीजिए आप मुझे 1 महीने का टाइम देते हो कि 1 महीने में ये सामान बिक जाना चाहिए। मैं कोशिश करूंगी, अगर नहीं बिका सामान तो पैसे के रूप में मेरी आपके प्रति कोई देनदारी नहीं है। नहीं बिकेगा तो बस मैं 1 महीने बाद जो सामान आपने मेरे को बेचने के लिए दिया है वो मैं आपको वापस लौटा दूंगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपने मुझे 500 कुर्सियां दी थी बेचने के लिए, ठीक है, 500 की 500 मैंने बेच दी। बेच दी का क्या मतलब है? 500 की 500 मान लीजिए 1000 रुपए में बिकी है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये जो 1000 रुपए हैं जो कुर्सियों को बेच के मेरे पास आए हैं, ये इस पे किसका हक है? मेरा हक तो नहीं है, क्योंकि ये जो कुर्सियां थी मेरी नहीं थी। कुर्सियां किसकी थी? कंसाइनर की। कंसाइनर मतलब आप। ठीक है, आपकी थी। तो ये जो 1000 रुपए आए हैं इनको बेच के, इस पे आपका हक है। अब मेरी देनदारी है आपके प्रति। कितनी देनदारी है? ये 1000 रुपए की। मान लीजिए इसमें से मैंने 250 कुर्सियां ही मैं बेच पाई 500 रुपए में, तो मेरी देनदारी कितनी बनी? सिर्फ 500 रुपए की आपके प्रति, कंसाइनर के प्रति। ठीक है। तो जब तक आप बेचते नहीं हो, कंसाइनी नहीं बेचता है, उसकी कोई देनदारी नहीं बनती है कंसाइनर के प्रति। आ, यहाँ पे सेलर ने जैसे सामान बेचा, जो परचेजर होता है, क्रेता होता है, उसका देनदार बन जाता है। आप दुकान से सामान खरीदने जाते हैं, वो आपको सामान देता है, बिल देता है, आप उसके देनदार हो, क्योंकि जितने का भी वो सामान आपने खरीदा है उसके पैसे आपको दुकानदार को देने पड़ेंगे, तो आप उसके देनदार हो। ठीक है। रिटर्न ऑफ गुड्स, अगर मान लीजिए कंसाइनमेंट में कोई बिना बिका माल रह जाता है, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया, तो वो सारा माल कंसाइनर को वापस दे दिया जाता है, क्योंकि माल उसी का है। ठीक है, आप सिर्फ उसे बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। लेकिन सेल में कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ के, जैसे मान लीजिए सामान आपके पास डिफेक्टिव आ गया, तो उसमें आप वापस लौटा सकते हो। लेकिन अदरवाइज एक बार आपने सामान खरीद लिया तो आप उसे वापस नहीं लौटा सकते, क्योंकि अब उसका मालिकाना हक आपका हो गया है। माल बेचने का अधिकार, ऑब्वियस सी बात है, कंसाइनी जो होता है उसके पास माल बेचने का अधिकार होता है। किसके नाम से? कंसाइनर के नाम से। ठीक है। आप कंसाइनर हो, आपने गुड्स, अपने जो जो भी आपका माल है, गुड्स है, बेचने के लिए मेरे पास भेजे। मैं कंसाइनी हूँ, गुड्स मेरे पास है, बेचने मुझे है, लेकिन मैं किसके नाम से बेचूंगी? आपके नाम से, क्योंकि वो आपकी गुड्स है। ठीक है। सेल्स में क्या होता है? अगर मान लीजिए विक्रेता ही बेचता है, ऑब्वियस सी बात है सेल्स में, ठीक है, जो भी सेलर होता है वो बेचता है, वो अपने नाम से बेचता है। ठीक है। मेरी दुकान है, मैं सामान बेच रही हूँ, तो मेरे नाम से बेचूंगी। ठीक है। एक्ट,
कंसाइनमेंट जो है उसके लिए जो एक्ट लगता है वो होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और सेल्स में अगर आपसी झगड़े या कोई प्रॉब्लम होती है उन सबको सुलझाने के लिए जितने भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो गुड्स इसके वस्तु विक्रय अधिनियम, सेल ऑफ गुड्स एक्ट बोलते हैं इसको, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसकी अंडर दिए होते हैं। पहले ये दोनों जो आपके एक्ट थे ये दोनों एक ही थे, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आपका सारा सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो था रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, लेकिन बाद में इनको अलग अलग कर दिया गया था। तो ये तो हो गया डिफरेंस कि सेल्स में और कंसाइनमेंट में क्या डिफरेंस होता है। और आई होप अभी तक आपको कंसाइनमेंट क्या होती है, कंसाइनर कौन होता है, कंसाइनी कौन होता है, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं आगे, जब आपका प्रैक्टिकल सेक्शन स्टार्ट होएगा तो उसमें आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहला हमने देखा था एक होता है परफॉर्मा इनवॉइस, जो मैंने डिफरेंस में भी आपको बताया था। परफॉर्मा इनवॉइस, इनवॉइस जिसको हम नॉर्मल भाषा में बिल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल इनवॉइस की तरह ही होता है। जैसे आप दुकान से सामान खरीदने जाते हो तो आपको बिल दिया जाता है जिसमें लिखा जाता है भी ये फला फला सामान है और इसकी कीमत है इतनी इतनी, ठीक है। ये माल को भेजते वक्त जो आपका कंसाइनर होता है वो कंसाइनी के पास भेजता है। इसका मेन मकसद ये होता है कि इसमें जो कंसाइनी है उसको ये पता चल जाए कि न्यूनतम मूल्य क्या है, गुड्स की प्रकृति क्या है, और उसका मूल्य कितना है, कितनी उसकी मात्रा है, कितना उसका वजन है, तो उसके बारे में उसको डिटेल पता चल जाए। और उसको ये पता चल जाए कि वो हम उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो माल को कितने रुपए में बेचे। कि अगर मैंने उसे इनवॉइस बना के भेजी है कि ये जो माल है, ये जो मैं उसे आगे बेचने के लिए भेज रही हूँ, उसकी कीमत है 500 रुपए, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इस चीज की उम्मीद करती हूँ कि वो उस माल को 500 रुपए या 500 रुपए से ज्यादा में बेचेगा, कम में नहीं बेचेगा, ठीक है। तो इसका सिर्फ कंसाइनमेंट में इसका यही मतलब होता है कि हमें सिर्फ कंसाइनी तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है कि माल किस तरीके का है, उसकी कीमत क्या है, उसकी मात्रा कितनी है, उसका वजन कितना है, कितना हम उससे न्यूनतम मूल्य है, कितना हम एक्सपेक्ट करेंगे, इससे कम तो वो नहीं बेचेगा, ठीक है। ये एक नॉर्मल इनवॉइस जैसा ही होता है, लेकिन इसमें जो आप कंसाइनी को जो ये भेज रहे हो, इसके बदले में कंसाइनी को आपको पैसा नहीं देना होता, आप उसे बेच नहीं रहे हो, सिर्फ आप उसे इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है। कमीशन, कमीशन दिया जाता है कंसाइनी को क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहा है, वो आपकी तरफ से आपका सामान बेच रहा है दूसरी जगह पे, तो किस कुछ ना कुछ कमाने के लिए ही बेच रहा होगा। तो ये जो कमाई होती है कंसाइनी के लिए वो होती है कमीशन। जितनी सेल वो करेगा उतना ही उसे कमीशन मिलेगा। जैसे जो घर घर जाके जो सामान बेचते हैं ना एजेंट कंपनी के या इस तरीके से, उनको कमीशन मिलता है, सामान जितने सेल करेंगे उस पे कमीशन मिलेगा। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है, आप इससे अच्छे से समझ सकते हो। घर घर जाके जो सामान बेचते हैं, ठीक है, उनको कमीशन मिलेगा जितनी वो सेल करेंगे। जो सामान वो बेचते हैं वो कंपनी के नाम से ही बेचते हैं, अपने नाम से तो नहीं बेचते। जो सामान बिना बिका रह जाता है वो कंपनी को वापस लौटा देते होंगे, ठीक है। अब ये कमीशन जो है 3 तरीके का होता है। एक तो होता है नॉर्मल कमीशन, ठीक है। नॉर्मल कमीशन जो नॉर्मली दिया जाता है, टोटल सेल जितनी भी की जाएंगी उस टोटल सेल के ऊपर एक पूर्व निर्धारित पहले से ही डिसाइडेड एक रेट होती है, उस रेट से आप दे देते हो। ओके, टोटल सेल्स के ऊपर। अब सेल्स भी ना दो तरीके से कर सकता है कंसाइनी, कैश सेल, ये ध्यान रखना, और क्रेडिट सेल। क्योंकि कंसाइनी जब आपके लिए बेचता है सामान, हम यहाँ पे बिजनेस की बात करें, थोड़े बड़े बिजनेस की, तो मे बी उसमें क्रेडिट सेल भी शामिल हो। कंसाइनी आपके लिए जो सेल करे, उधार में करे, उसको जब पैसा मिलेगा वो आपको देगा, ठीक है। तो 2 तरीके की सेल होती है। टोटल सेल के ऊपर आप उसे नॉर्मल जो आपका कमीशन होता है वो देते हो। इसके अलावा 2 टाइप के कमीशन होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों की ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग-अलग है। एक होता है परिशोध कमीशन, या जिसे हम डेलक्रेडेर कमीशन बोलते हैं। इसे मैं इंग्लिश वाले नाम से आगे प्रोनाउंस करूँगी। दूसरा होता है ओवरराइडिंग कमीशन, या जिसे अधिभावी कमीशन कहते हैं। अब अधिभावी को पहले देख लो। ओवरराइडिंग कमीशन होता है, मान लीजिए आपके जो गुड्स हैं वो हैं 500 रुपए के। अब मैंने कंसाइनी को भेजा इनवॉइस में लिख के, और 500 रुपए के गुड्स हैं, और ठीक है, ये इसका मैंने मूल्य डिसाइड कर रखा है, अभी आप इस पे बेचोगे। ठीक है, मैंने उसको बता दिया कंसाइनी को कि 500 रुपए में बेचनी है आपको ये सारा का सारा माल। कंसाइनी को अच्छी डील मिल जाती है, और वो जो माल था वो 500 की बजाय 600 में बिक जाता है। अब कंसाइनी आपके लिए सेल करने का काम कर रहा है, उसे भी जो ज्यादा से ज्यादा कमीशन चाहिए। ज्यादा कमीशन कम मिलेगा जब वो ज्यादा सेल करके देगा, ठीक है। तो वो कोशिश क्या करेगा कि ज्यादा प्राइस के ऊपर आपका सामान बिके, ठीक है। वो 600 में बेचने में कामयाब हो जाता है, यानी 100 रुपए ज्यादा, जितना मैंने उसको कहा था भी 500 रुपए में बेच
देना तुम प्रॉफिट वॉफिट मिला के, इससे भी ज्यादा में उसने बेच दिया। अब ये जो 100 रुपए ज्यादा में उसे बेचा है, 500 पे तो उसको अपना नॉर्मल कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये जो 100 रुपए ज्यादा पे उसने बेचा है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा रुपए जो उसने कमा के आपको दिए हैं, इस पे जो कमीशन दिया जाता है उसे बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। ठीक है, तो ये जब दिया जाता है जब माल पूर्व निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचे गए हों। तो जितना ये जो अधिक मूल्य है, ठीक है, अधिक है जो, इस पर आप कमीशन देते हो अपने एजेंट को, अपने कंसाइनी को। डेल क्रेडियर कमीशन देखो ये होता है, आप कंसाइनर हो, आपने अपना सामान, अपना माल मुझे बेचने के लिए दिया, ठीक है, अब मैं उसे आगे बेचती हूँ। तो दो तरीके की सिचुएशन, बैड डेट्स हम सबको पता है क्या होते हैं। बैड डेट्स मतलब आपने उधार माल बेचा और जो सामने वाला है, आपने उधार माल बेचा और जिसको उधार माल बेचा वो आपका डेटर है, क्योंकि उसे आपको पैसे लौटाने हैं, लेकिन वो पैसा नहीं लौटा सकता, वो दिवालिया हो गया, पैसे नहीं है उसके पास, तो वो बैड डेट है, मतलब अब उससे पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड दो सिचुएशन होती है। पहली सिचुएशन जो होती है वो होती है, ये जो कंसाइनर है, इसने कंसाइनी को माल भेजा, ठीक है, कंसाइनी ने उसे कुछ को ए को बेच दिया, कुछ को बी को बेच दिया। ठीक है, उधार बेचा तभी डेटर बनेगा, उधार माल बेचते हो तभी डेटर होते हैं। अब ये बन गए डेटर ए, इसने उधार माल खरीदा था, अब इसको पैसा देना है तो ये डेटर बन गया, लेकिन अब ये पैसा नहीं दे सकता, ये दिवालिया हो चुका है, तो ये आपका डूबत ऋण हो गए, अब ये बैड डेट्स हो गए। इससे रिगार्डिंग दो चीजें होती है। पहली सिचुएशन ये होती है जब ये जो बैड डेट्स होते हैं ना, इसके लिए कंसाइनी जिम्मेदार नहीं होता। तो जैसे कि बताया था कि गुड्स की जो ओनरशिप होती है वो कंसाइनर के पास होती है, तो इनसे रिलेटेड कोई भी रिस्क होता है, कौन उठाता है? कंसाइनर। ये हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, तो कोई बैड डेट वगैरह हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी कंसाइनर उठाता है, नुकसान कंसाइनर उठाता है, कंसाइनी नहीं उठाता। ठीक है, उसने सेल कर दी, उसकी तरफ से सेल हो चुकी है, और वो जो है आपको अपना कमीशन का वो पकड़ा देगा कि मुझे इतना कमीशन दो। दूसरी चीज ये होती है कि जब कंसाइनर कंसाइनी को इस बैड डेट के लिए जिम्मेदार बनाना चाहता है, जब वो ये कहता है कि भाई अगर कोई बैड डेट होता है तो उसकी हानि को तुम वहन करना, यानी कंसाइनी वहन करे, इस सिचुएशन के लिए कंसाइनी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोनस देना पड़ता है। इस एक्स्ट्रा बोनस को हम कहते हैं डेल क्रेडियर कमीशन या परिशोध कमीशन। कब दिया जाता है? जब कंसाइनर कंसाइनी को किस होने वाले किसी भी डूबत ऋण या किसी भी बैड डेट के लिए जिम्मेदार बनाना चाहता है। वो ये चाहता है कि अगर कोई बैड डेट होता है तो उसकी हानि कंसाइनी वहन करे, कंसाइनर को वहन ना करनी पड़े। तो कंसाइनर कंसाइनी को कुछ एक्स्ट्रा कमीशन देता है, जिसे हम बोलते हैं डेल क्रेडियर कमीशन। ये कमीशन आपका कुल बिक्री यानी टोटल सेल के ऊपर कैलकुलेट की जाती है, उधार बिक्री के ऊपर नहीं। ये बात ध्यान रखना। हालांकि उधार बिक्री होती है तभी डेटर बनते हैं और तभी बैड डेट होने के चांस होते हैं, लेकिन ये कमीशन पहले दिया जाता है। हमें हमें थोड़ी पता है कोई बैड डेट होगा नहीं होगा, कितने गुड्स का होगा, कितनी क्रेडिट सेल होगी, हमें नहीं पता, क्योंकि शुरू में उनको जो है रेट बता दी जाती है। ठीक है, ये कुल बिक्री के ऊपर दिया जाता है डेल क्रेडिट कमीशन। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। ओवरराइडिंग कमीशन, जितने की प्राइस कंसाइनर ने बोला था कि इतने में बेचना है, कंसाइनी ने उससे ज्यादा में बेच दिया, तो जितने ज्यादा में बेचा सिर्फ उस पे मिलता है ओवरराइडिंग कमीशन। ठीक है, अब आते हैं एक्सपेंस के ऊपर कि कंसाइनमेंट अगर आप कर रहे हो, सामान बेच रहे हो, तो आपको उस पर कुछ खर्चे भी करने पड़ेंगे। ठीक है, दो तरीके के खर्चे होते हैं, नॉन रेकरिंग एंड रेकरिंग। नॉन रेकरिंग या अनावर्तक का मतलब होता है जो खर्चे बार बार नहीं होते, एक बार होते हैं। ठीक है, और रेकरिंग खर्चे वो होते हैं जो बार बार होते हैं। ठीक है, नॉन रेकरिंग खर्चे जो होते हैं, चाहे कंसाइनर करे चाहे कंसाइनी करे, ठीक है, वो सभी खर्चे जो माल को गोडाउन तक, कंसाइनमेंट में गोडाउन तक पहुंचाने में किए जाते हैं। आप कंसाइनर हो, आप बैठे हो भिवानी में, मैं आपका कंसाइनी हूं, मैं बैठी हूँ चंडीगढ़ में। ठीक है, आप मेरे पास, आप चाहते हो कि मैं आपका माल चंडीगढ़ में बेचूं, मैं नहीं लेने आऊंगी उसे, आपको मेरे पास भेजना पड़ेगा। ठीक है, या उसके जो खर्चे होंगे वो आप भी दे सकते हो, वो मैं भी दे सकती हूँ, वो हम दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग, हमारा क्या कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप माल चंडीगढ़ भेजोगे मेरे पास, ठीक है, तो माल को
चंडीगढ़ में मेरे गोडाउन तक पहुंचाने तक किए गए जितने भी खर्चे हैं, ठीक है? क्योंकि वो जो माल आप मुझे आगे बेचने के लिए भेजोगे वो ऐसे हाथों हाथ थोड़ी बिकेगा, गोडाउन में रखा रहेगा, धीरे धीरे उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा, कहीं कहीं बिकेगा, सामान जाएगा। तो मेरे गोडाउन तक पहुंचाने के लिए किए गए सारे खर्चे नॉन रेकरिंग होते हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीट नहीं होते हैं। आपने मुझे इस साल के लिए 2000 यूनिट बेचने के लिए दी, ठीक है? वो आपने मेरे गोडाउन तक पहुंचाई, तो उसको पहुंचाने में खर्चा एक ही बार होगा, ये मेरे गोडाउन तक पहुंचेंगी बस। बार बार थोड़ी वो गोडाउन में आती रहेगी कि यही माल मैं वापस भेजूं, फिर आप मेरे पास दोबारा भेजोगे, फिर मैं वापस भेजूं, फिर आप दोबारा भेजोगे, ऐसा नहीं होता। तो एक बार ये खर्चा अगर मेरे गोडाउन तक आने का जो खर्चा है वो एक ही बार होगा, तो इसलिए हम इसे नॉन रेकरिंग एक्सपेंस कहते हैं। इसमें जैसे भाड़ा हो गया, बंदरगाह है तो आया है तो उसका हो गया, रास्ते में इंश्योरेंस हो गया, चुंगी हो गई, ठीक है? माल का को आपने ट्रक में लादा है वो हो गया, ट्रक से उतारा है वो हो गया, ऑक्ट्रोए वगैरह वगैरह, एक्साइज ड्यूटी, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं मेरे गोडाउन तक पहुंचाने तक, कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचाने तक के सारे खर्चे नॉन रेकरिंग होते हैं, चाहे इसको कंसाइनर करे चाहे इसको कंसाइनी करे, ठीक है? अब रेकरिंग वो होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो गोडाउन तक आने तक के खर्चे अगर नॉन रेकरिंग है, तो गोडाउन में आने के बाद के जितने भी खर्चे हैं वो सारे रेकरिंग है। कैसे? जैसे गोडाउन का किराया रेकरिंग है, 2 महीने अगर रहेगा माल, 2 महीने आप उसका किराया दोगे, ठीक है? तीसरे महीने भी रहेगा तो तीसरे महीने का किराया दोगे, ये रेकरिंग है, ये खर्चा बार बार होता है। गोडाउन का इंश्योरेंस है तो उसका प्रीमियम भी भरना पड़ेगा, ठीक है? और ये नॉर्मली करता है कंसाइनी, क्योंकि उसका गोडाउन है। सेल के कोई एक्सपेंस है वो भी बार बार करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा, मरम्मत का खर्चा भी आपका बार बार होता है, ठीक है? रिपीट होता रहता है सेम गुड्स के लिए। तो ये 2000 मान लीजिए यूनिट्स मेरे गोडाउन में आ गई, अब इनको जब तक मैं रखूंगी तब तक मुझे किराया भी देना पड़ेगा, गोडाउन का इंश्योरेंस का प्रीमियम तो मुझे देना ही पड़ेगा, ठीक है? सो ये होते हैं रेकरिंग खर्चे। अब इनको कैसे अकाउंट में करना है? दो चीजें आप निकालते हो। अंतिम रह दिया क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है? क्योंकि कंसाइनिंग के बाद जब भी आप माल आगे बेचने के लिए भेजते हो तो सारा माल जरूरी नहीं है कि बिक जाए, हो सकता है कुछ बिना बिका माल भी रह जाए, उसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो बिना बिका माल कंसाइनी क्या करता है? कंसाइनर को वापस लौटा देता है। कंसाइनर का माल है तो उसे लौटा देगा, अपने पास रख के क्या करेगा, ठीक है? वो आपको निकालना पड़ता है। ये दो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस है, ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस है। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालना है और एबनॉर्मल लॉस कैसे निकालना है। एबनॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो उन कारणों की वजह से होता है जो आपकी बिजनेस की नेचर के लिए नॉर्मल नहीं है। जैसे बाढ़ आ गई, आग लग गई, चोरी हो गया माल, इस तरह की जो चीजें हैं, ठीक है? नॉर्मली नहीं होता है ये। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप कुछ बेच रहे हो तो मान लीजिए सामान जो आपका है वो थोड़ा सा उड़ जाए, केमिकल वगैरह है, तो ये नॉर्मल है क्योंकि वो उड़ता ही है। कुछ टूट-फूट हो जाए, होती ही है भई, आप एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो सामान को, ठीक है? वो नॉर्मल है। लेकिन एब्नॉर्मल हानि ऐसी एब्नॉर्मल सिचुएशंस की वजह से होती है जो बार-बार नहीं होती है, कभी-कभी हो जाती है, जैसे बाढ़ आना, चोरी होना, ऐसे बड़ी-बड़ी वजहें, ठीक है? जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ओके, तो ये असामान्य हानि, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इन दोनों चीज़ों को के मूल्यांकन करते वक़्त हम जो नॉन रेकरिंग खर्चे हैं, यानी गोडाउन तक माल को पहुँचाने के खर्चे, चाहे वो कंसाइनर कर रहा है, चाहे वो कंसाइनी कर रहा है, उनको हम इनमें एक पर्टिकुलर रेशो में, एक अनुपातिक भाग में इनमें जोड़ देते हैं, ठीक है? अनुपातिक भाग कितना होता है? जितना माल आपका बिना बिका रह गया, उतना, ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक में तो उतना ही होता है। असामान्य हानि को हम बाद में देखेंगे, पहले क्लोजिंग स्टॉक पे आ जाओ। क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो बिना बिका रह गया। इतनी बात क्लियर है? ठीक है? क्या ये क्लियर है क्या है बिना बिका रह गया? नॉन रेकरिंग खर्चे वो खर्चे होते हैं जो माल को गोडाउन तक पहुंचाने के लिए किए जाते हैं। ये भी क्लियर है? माल जो गोडाउन तक जाता है वो जाता है टोटल। शुरू में तो टोटल ही भेजते हो आप। जैसे मान लीजिए 1000 यूनिट आपने भेजी किसी भी गुड्स की, इन 1000 में से 500 बिक गई, 500 बिना बिकी रह गई, ठीक है? अब जितने भी इन 1000 यूनिट को भेजने के लिए 200 एक्सपेंस हुए थे नॉन रेकरिंग गोडाउन तक भेजने के, ठीक है?
तो क्लोजिंग स्टॉक निकालते वक्त क्या हम पूरे 200 रुपए को जोड़ेंगे इस कॉस्ट के अंदर? नहीं, हम इस क्योंकि ये 200 हुए खर्चे 200 रुपए का खर्चा हुआ था 1000 यूनिट्स को गोडाउन में पहुंचाने के लिए। 500 बेच दी गई हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब जो हमारा बिना बिका रह गया माल। और ये क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक है जो कि आपका कॉस्ट या मार्केट प्राइस दोनों में से जो भी कम होता है उसके ऊपर किया जाता है। हमारा नॉर्मल भी ट्रेडिंग अकाउंट में जब हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं तो जो भी दोनों में से कम होगा, अगर कॉस्ट भी दे रखी है, मार्केट प्राइस भी दे रखा है, आपको बाजार मूल्य भी दे रखा है, लागत भी, तो दोनों में से जो कम होता है उसके ऊपर हम अकाउंट में डालते हैं। यहाँ भी सेम वही चीज है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 500 रुपए की कॉस्ट है और यही कम है आपकी, तो इसमें ऐड होगा, लेकिन अनुपात में, जिस अनुपात में ये है बचा हुआ है। तो 200 रुपए का जो खर्चा किया गया था 1000 यूनिट्स को भेजने के लिए किया गया था, बिना बिकी सिर्फ 500 रह गई है। तो 500 यूनिट से रिलेटेड जितना खर्चा है आपका 100 रुपए से वही क्लोजिंग स्टॉक में ऐड किया जाएगा। इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, तो हम एक अनुपात इसी तरीके से हम असामान्य हानि में जोड़ेंगे, लेकिन असामान्य हानि का जो पॉइंट है वो थोड़ा बाद में आएगा चैप्टर में, तो हम उसको उस टाइम पे देखेंगे। अब होते हैं अकाउंट सेल्स। अकाउंट सेल ऐसा विवरण होता है जो कंसाइनी कंसाइनर के पास भेजता है, टाइम टाइम पे, समय समय पे भेजता है, एक बार नहीं, समय समय पे, जैसे जैसे माल बिकता जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 1000 यूनिट है, मैंने कंसाइनी को भेजी बेचने के लिए। पहले महीने उसने 500 यूनिट बेच दी, दूसरे महीने उसने 100 यूनिट बेची, तीसरे महीने फिर उसने 200 यूनिट बेच दी, चौथे महीने उसने फिर 200 यूनिट बेच दी। ठीक है, तो जितनी बार वो बेचेगा उतनी बार वो मुझे अकाउंट सेल भेजेगा। ठीक है, अकाउंट सेल में वो क्या भेजेगा? इस विक्रय का विवरण, कि उसने जो बेचा है माल उसकी मात्रा कितनी है, कितना माल बेचा, कितने रुपए में बेचा। ठीक है, उसके कितने खर्चे हुए इस माल को बेचने में, उसका कमीशन कितना बनता है, और जो जो उसने माल बेचा उसके बदले में जो उसको पैसा मिला वो राशि मेरे पास भेजेगा। ठीक है, और जितनी राशि उसकी मेरी बनती है, ठीक है, मुझे देनी, कंसाइनर को देनी, उसका उल्लेख होगा। ठीक है, तो ये वो भेजता है अकाउंट सेल। ओके, अब परफॉर्मा इनवॉइस और अकाउंट सेल में क्या डिफरेंस है? तो पहला डिफरेंस तो यही है कि परफॉर्मा इनवॉइस बनाता है कंसाइनर, क्योंकि उसे कंसाइनी को बताना होता है भाई ये माल है, इतने रुपए का है और इतने रुपए में तुम्हें बेचना है, ये सारी चीजें बताता है। सेल्स अकाउंट अकाउंट सेल्स होता है जो कंसाइनी बनाता है, वो इसलिए बनाता है क्योंकि उसने आपका माल बेचा है। जैसे मान लीजिए आप कंसाइनर हो, आपने मेरे पास माल बेचने के लिए भेजा, तो मैंने उसकी 100 यूनिट बेच दी। ठीक है, अब मैंने बेची है तो जो पैसा आया है वो मुझे आपको देना पड़ेगा, और मुझे आपको बताना पड़ेगा भाई इतने इतना माल बिक चुका है आपका। 100 मान लीजिए कुर्सियां भेजी है आपने मुझे, तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि 100 कुर्सियां बिक चुकी हैं। तो मैं आपको एक अकाउंट सेल बना के दूंगी जिसमें उसमें लिखा होगा भी 100 कुर्सियां इस रेट पे मैंने बेची हैं, ये उसका पैसा है जो मुझे आपको देना है। ये सारी चीजें उसमें दी जाती हैं, तो कंसाइनी बनाता है। जो आपका प्रोफोर्मा इनवॉइस होता है वो सिर्फ एक ही बार बनता है, क्योंकि एक ही बार कंसाइनी एक टाइप के गुड्स कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है बेचने के लिए। लेकिन जो आपका गुड्स कंसाइनी बेच रहा है, मैं जो आपका गुड्स बेच रही हूँ, वो एक बार में सारा गुड्स नहीं बिकता। जरूरी नहीं है, हो सकता है बिक भी जाए, लेकिन नहीं बिकता। थोड़ा उसको, थोड़ा उसको, थोड़ा उसको, इस तरीके से बिकता है। तो जितनी बार बिकेगा उतनी बार अकाउंट सेल बनाना पड़ेगा, तो ये कई बार बनता है। ओके, कंटेंट क्या होते हैं? तो परफॉर्मा इनवॉइस में जो भेजा गया माल है उसका सारा का सारा विवरण होता है भाई, क्या प्रकृति थी, क्या नेचर था, कितनी मात्रा थी इसकी, क्या मूल्य था, वगैरह वगैरह। न्यूनतम विक्रय मूल्य होता है जिसपे बेचना होता है कंसाइनी को। अकाउंट सेल्स के अंदर आपका जो बेचा गया माल है उसकी इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ भेजे गए माल की कंसाइनर द्वारा कंसाइनी को, यहाँ बेचे गए माल की कंसाइनी द्वारा कस्टमर को। ठीक है, लाइबिलिटी टू मेक पेमेंट इन परफॉर्मा इनवॉइस के अगेंस्ट कंसाइनी को कोई पेमेंट नहीं करनी होती, लेकिन अकाउंट सेल के अगेंस्ट कंसाइनी को पेमेंट करनी होती है। आप कंसाइनर हो, आपने मुझे सामान भेजा बेचने के लिए, उसके साथ एक परफॉर्मा इनवॉइस भेजा, उसमें लिखा है भी सामान की कीमत है 500 रुपए और मुझे कम से कम 600 रुपए में सामान बेचना है।
परफॉर्मा इनवॉइस मुझे मिल गया। ये इनवॉइस मिलने के बाद मेरी आपके प्रति पैसे देने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। मैं तो गुड्स को आगे सेल करूँगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो है। मैंने गुड्स को सेल कर दिया, सेल करने के बाद मुझे पैसे मिल गए। मैं आपको अकाउंट सेल भेजूँगी। अब मेरी आपके प्रति ज़िम्मेदारी है पैसा देने की, क्योंकि जो सामान मैंने बेचा है वो मैंने आपका सामान बेचा है, आपके नाम से बेचा है, आपकी तरफ से बेचा है। जितने में बेचा है वो सारा पैसा आपका है, मुझे तो सिर्फ़ कमीशन मिलेगा, ठीक है? अब मेरी ज़िम्मेदारी है आपके प्रति। तो अकाउंट सेल जो होती है उसके पैसे को जो है कंसाइनी को पे करने की ज़िम्मेदारी होती है। ओके, अब हम आते हैं अकाउंट्स जो आप खोलोगे ये क्वेश्चन करते वक्त कौन-कौन से अकाउंट प्रिपेयर होंगे। तो हम जब अकाउंटिंग करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट की, 2 बुक्स बनती हैं। एक तो होती है बुक्स ऑफ कंसाइनर, एक होती है बुक्स ऑफ कंसाइनी। आप और मैं कंसाइनमेंट का बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है? आप कंसाइनर हो, आप मेरे पास माल भेज रहे हो, मैं कंसाइनी हूँ। आप भी अपने पास रिकॉर्ड रखोगे कि आप कितना माल भेज रहे हो, क्या हो रहा है। मैं भी अपने पास रिकॉर्ड रखूंगी। आप अपनी किताबों में रिकॉर्ड रखोगे, मैं अपनी किताबों में रिकॉर्ड रखूंगी। तो कंसाइनर जो अपनी किताबों में रिकॉर्ड रखता है उसमें कहते हैं हम बुक्स ऑफ कंसाइनर। और जो कंसाइनी की बुक्स होती है, मेरी जो बुक्स है, मेरी जो किताबें हैं जिसमें मैं अकाउंट्स बनाऊंगी इस कंसाइनमेंट से रिलेटेड, उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ कंसाइनी, ठीक है? बुक्स ऑफ कंसाइनर में कुछ अकाउंट बनते हैं, जैसे ये अकाउंट बनते हैं, कंसाइनमेंट का अकाउंट बनता है, कंसाइनी का अकाउंट बनता है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है और स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ऐसे ही जो कंसाइनी की बुक, ये सारे अकाउंट आपको बनाने हैं, ठीक है, कंसाइनर को। मेरी किताबों में जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा कंसाइनर का, यानी आपके नाम का अकाउंट। उसमें मैं ये पता चलेगा कि आपको मुझे कितना पैसा देना और मुझे आपको कितना पैसा देना, अपने रिकॉर्ड के लिए, कंसाइनी अपने रिकॉर्ड के लिए बनाएगा, ठीक है? इसके अलावा मेरे से रिलेटेड कुछ भी एंट्री होगी उसका अकाउंट मैं बनाऊंगी, ठीक है? आप अपनी किताब में वो अकाउंट बनाओगे जो आपको अपने रिकॉर्ड के लिए चाहिए। तो कंसाइनर को अपने रिकॉर्ड के लिए पहला तो चाहिए कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट एक तरह से लाभ हानि खाते की तरह होता है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है? इसमें आपको पता चलता है कि आपको कंसाइनर को क्या लाभ हुआ और क्या हानि हुई, ठीक है? ये जो सामान आपने कंसाइनी के पास भेजा, उसने कितने में बेचा, ज्यादा में बेचा, खर्चे कम हुए तो लाभ हो जाएगा आपको। और इसमें जो भी लाभ हानि आता है उसे हम नॉर्मल जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है? नॉमिनल अकाउंट है। अच्छा, इसमें क्या लिखोगे आप? इस अकाउंट की डेबिट साइड पर आप भेजा गया माल, भेजा गया का मतलब है कंसाइनर ने कंसाइनी को जो माल आगे बेचने के लिए भेजा है। कंसाइनर द्वारा किए गए खर्चे, कंसाइनी द्वारा किए गए खर्चे, जितने भी खर्चे हैं, कमीशन और क्रेडिट पक्ष में सेल और क्लोजिंग स्टॉक। तो जैसे हम नॉर्मल प्रॉफिट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वही होता है कि कंसाइनमेंट अकाउंट। यहाँ सारे एक्सपेंसेस और जो गुड्स आपने सेल करने के लिए भेजे हैं जिसे हम कहते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना माल आपने कंसाइनी को, कितने रुपए का माल आपने कंसाइनी को आगे बेचने के लिए भेजा है, और सारे के सारे खर्चे। जैसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में ओपनिंग स्टॉक से शुरुआत करते हैं, उसके बाद सारे खर्चे वर्चे यहाँ पे लिखते हैं, ये वही चीज है, ठीक है? वैसी ही है। क्रेडिट साइड पे हम सिर्फ सेल लिखते हैं और अपना क्लोजिंग स्टॉक। ये साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट। डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस लॉस। ये जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये आपका नॉर्मल जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है? फिर आप बनाते हो कंसाइनी का अकाउंट। कंसाइनर कंसाइनी का भी अकाउंट बनाएगा। यहाँ तो आप ये देख रहे हो भी आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस, पर आपको ये भी तो देखना है कि कंसाइनी को आपको कुछ पे भी तो करना है, मुझे कमीशन भी तो देना है आपको। मैंने कुछ खर्चे किए हैं सेल्स को करने के लिए, वो खर्चे भी तो आपको चुकाने हैं। तो कितने चुकाने हैं, और मुझे भी आपको पैसा देना है भी। मैंने आपका सामान बेचा है तो जो उसका जो मुझे प्राइस मिला है वो मुझे आपको देना है। तो ये हिसाब किताब होता है कि कंसाइनर को कंसाइनी को कितना देना है, कंसाइनी को कंसाइनर को कितना देना है आपस में, ठीक है? तो ये एक पर्सनल अकाउंट होता है जिसमें आप डेबिट में लिखते हो प्रेषणी द्वारा की गई बिक्री, मतलब कंसाइनी ने जितनी सेल करी है, जितने रुपए की सेल करी है, ठीक है? और क्रेडिट पक्ष में लिखते हो कि कंसाइनी ने कितना खर्च किया है, कितने एक्सपेंस हुए हैं, उसका कमीशन कितना है, ठीक है? बेसिकली आप क्या लिखते हो इस अकाउंट में? डेबिट साइड में वो चीज आएगी जो कंसाइनी आपको देगा, जो पैसे। यहाँ क्रेडिट साइड में आप वो लिखोगे जो आपको कंसाइनी को पे करने हैं, ठीक है?
गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट कि आपने कितने का माल कंसाइनमेंट पे आगे बेचने के लिए भेजा है, इसमें वो आता है। तो आपने जो भी प्रेषक कंसाइनर जो भी माल भेजता है आगे बेचने के लिए, उसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और अगर कोई माल कंसाइनी लौटा देता है, नहीं बिकता, उसे हम डेबिट साइड में लिखते हैं इस अकाउंट की। फिर होता है एक स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये भी एक वास्तविक खाता होता है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट भी वास्तविक खाता होता है, एसेट अकाउंट की तरह। इसको माल के उस मूल्य से डेबिट करते हो आप जो कंसाइनी के पास बिना बिका रह गया, तो ये क्लोजिंग स्टॉक वाला है, ठीक है। और इस खाते के शेष को अगले लेखांकन अवधि के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देते हो, क्योंकि जो बिना बिका रह गया वो अगले साल बिक जाएगा, ठीक है। ओके, अब इन दोनों में डिफरेंस पता है क्या, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में? क्रेडिट साइड पे कंसाइनर जो माल भेजता है कंसाइनी के पास बेचने के लिए, वो आएगा। डेबिट साइड पे कंसाइनी, मैंने जो माल बिना बिका रहेगा, मैंने अगर आपको वापस लौटा दिया, वो आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला, ये जो अकाउंट है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, इसके डेबिट साइड पे बिना बिका हुआ माल, वो वाला माल आएगा जो मैंने वापस नहीं भेजा है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसमें भी आप डेबिट में बिना बिका माल लिखोगे, लेकिन वो जो कंसाइनी ने वापस लौटा दिया। और यहाँ पे बिना बिका माल मतलब जो कंसाइनी के पास ही है, वो इस साल नहीं बेच पाया तो अगले साल बेचेगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ डिफरेंस है। चलो अभी इतना ही करो, जनरल एंट्रीज की तरफ नहीं जाते। अभी इतना ही समझ लो इस चीज को कि क्या होता है कंसाइनमेंट, कंसाइनर कौन होता है, कंसाइनी कौन होता है, दोनों के आपस का रिश्ता क्या होता है। पहले आप इतना ही करो, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जनरल एंट्रीज और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो करेंगे।